अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल शमशी नेटवर्क को पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं दरफ्शा उर्दू 10th की किताब है, जिसके चैप्टर नंबर 5 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम निगार अजीम के बारे में अपनी मालूमात को हासिल करेंगे। आइए बिला ताखिर हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है निगार अजीम के बारे में। निगार अजीम अहदे हाजिर यानी कि इस दौर की एक अहम अफसाना निगार है। उनका असली नाम मलिका महर निगार है, कलमी नाम निगार अजीम है। यानी कि इनका जो असल नाम है मलिका महर निगार है और कलमी नाम कहें कि जिसमें वो शेर व शायरी करे या अफसाना लिखे या तनकीदी मज़ामीन लिखे, उसमें एक कलमी नाम अपना तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कलमी नाम इनका निगार अजीम है, लेकिन असल नाम इनका मलिका महर निगार है। ये उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। कौन? निगार अजीम। निगार अजीम ये उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। यानी कि उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। और निगार अजीम ने सादत हसन मिंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। इस वक्त अफसाना निगारों में इनकी खास पहचान इस तौर पर भी होती है कि उन्होंने ख्वातीन के जज्बातों, महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। किन्होंने लिखे हैं? निगार अजीम ने लिखे हैं। जबरो इस्तिहसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोच सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज अफसाने लिखे हैं। यानी कि जबरो इस्तिहसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत और इंसानियत की जो सोच है और इसकी सूरत हाल है, इन तमाम पर उन्होंने निहायत और असर रखने वाली उन्होंने अफसाने लिखे हैं। अफसानों का पहला मजमुआ, यानी कि निगार अजीम ने जो अफसाने लिखे उन अफसानों में से पहला मजमुआ अक्स के नाम से, इनके पहले मजमुआ का नाम क्या है? अक्स। याद रखेंगे, इनके पहले मजमुआ का नाम अक्स है और अक्स के नाम से सन 1990 ईस्वी में ये पहला मजमुआ इनका शाये हुआ। उसके बाद पहला मजमुआ के शाये होने के बाद सन 1999 ईस्वी में इनका दूसरा मजमुआ गहन के नाम से शाये हुआ। अफसानों के अलावा निगार अजीम तनकीदी मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी इनकी अहम किताबें वो शाये हो चुकी है। गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है जो बहुत मकबूल हुआ है। किसने? निगार अजीम ने एक सफरनामा गर्द आवारगी के नाम से लिखा है जो खासा मकबूल हुआ है, लोगों में उसकी अलग शोहरत है। इस तरीके से हम निगार अजीम के जिंदगी के बारे में, उनके तमाम सवाल उम्री के बारे में आज हमने पढ़ा है। वो मुख्तसर तरीन सवालात हैं, उन सवालात को हम पढ़ेंगे और उसके क्या जवाब होंगे उन सारी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें सवाल यह है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो आपने अभी पढ़ा कि निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है, तो जवाब देंगे मलिका महर निगार। दूसरा सवाल यह है कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है? निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है? तो आपको जवाब देना है कि ड्राइंग और पेंटिंग में उन्होंने एमए किया है। उसके बाद है निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? तो निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? वो अक्स है, जिसको हमने पढ़ा। हम अक्स लिखेंगे इसके सवाल के जवाब में। उसके बाद यह है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? दूसरा मजमुआ जो निगार अजीम का गहन है वो कब शाये हुआ? तो सन 1999 ईस्वी में दूसरा मजमुआ इनका वो शाये हुआ। फिर सवाल यह है कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? जो उन्होंने सफरनामे पर एक अफसाना लिखा है, तो उसका जवाब यह है गर्द आवारगी उनके सफरनामा का नाम है। अब हम मुख्तसर सवालात को पढ़ेंगे और उसके क्या जवाब है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा मुख्तसर सवालात में पहला सवाल यह है कि सही और सही के फर्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़े करें। यानी लफ्ज़ सही, सीन छोटी हा या से एक सही लिखाता है, एक स्वाद से सही, इन दोनों के फर्क क्या है
اور ان دونوں کے فرق کو جملوں میں ہمیں لکھنا ہے، لکھ کر کے ہم کو واضح کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو لکھ کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس سوال کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کریں۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے، جملہ میں ہم اس طرح استعمال کریں گے کہ اچھا صاحب یوں ہی صحیح، یعنی کہ اچھا صاحب یوں ہی صحیح مطلب یہ کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، مان لیتا ہوں، یوں ہی صحیح ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں یوں ہی صحیح، میں اس کو مان لیتا ہوں، آپ کا کہنا بھی صحیح ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اور اس صحیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ماننا، تسلیم کرنا اور قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں صحیح۔ سین سے جو شروع ہوتا ہے اس کو قبول کر لینا، ماننا، تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے کیا ہے؟ یہ صحیح۔ اس صحیح کو ہم جملوں میں اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ ان جملوں کا صحیح استعمال کرو، ان جملوں کا صحیح استعمال کرو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ درست، درست، اس صحیح کا معنی ہوتا ہے درست۔ اس طریقے سے اس سوال کا ہم جواب دیں گے اور اسے یاد رکھنے کی ہم کوشش کریں گے ان دونوں کے فرق کو۔ اور جب کبھی بھی سوال کیا جائے گا، سوال اس کے دوسرے ڈھنگ سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو ہم ذہن میں اس باتوں کو رکھیں گے اور اسی طریقے سے اس سوال کا جواب دے کر کے ہم اپنے سوالات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس میں یہ ہے، نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ نگار عظیم جو افسانہ نگار ہے، ان کی ذات کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کہ ان کا مقام کیا ہے دوسرے افسانہ نگاروں کے درمیان، دوسرے تنقید نگاروں کے درمیان ان کا جو مرتبہ ہے اور ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کے اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے، خاص طور سے عورتوں کی مظلومیت اور ان کے مسائل نمایاں طور پر، نمایاں مطلب یعنی کہ پورے طور پر، کھلے طور پر، ظاہری طور پر، نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں یا سامنے آتے ہیں، جس سے عورتوں کو سماج میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اس سوال کا جواب دیں گے اور اسے ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر تیسرا ہمارا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ کے صنف پہ ہمیں 5 جملے لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ صنف افسانہ داستان اور ناول کی مختصر شکل کا نام ہے۔ یعنی کہ افسانہ کہتے ہیں داستان، ناول کی ایک مختصر شکل کو، یعنی صنف افسانہ داستان اور ناول کے مختصر سی شکل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مختصر کہانیوں کو فن کے اعتبار سے افسانہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دوسرے لفظ میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو مختصر کہانی کو فنی اعتبار سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو افسانہ کہتے ہیں، افسانہ میں شمار کہتے ہیں۔ ناول میں کسی شخصیت کی زندگی کی مکمل عکاسی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی ناول ہوتا ہے تو انسان کے کسی کے پوری زندگی کے بارے میں مکمل اس میں حیات تحریر کیے جاتے ہیں، پورے عکاسی کی جاتی ہے۔ لیکن افسانے میں کسی شخصیت کی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے تیز رفتار زندگی میں افسانوں کے ذریعہ مسائل حیات، زندگی کے مسائل کو سمجھنا آسان ہے۔ یہ تیسرے سوال کا ہم جواب دیں گے اور اسے یاد کرنے، ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ صحیح سے اس کی ہم ریڈنگ کر لیں گے اور اسے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے کہ صنف افسانہ کہتے کسے ہیں، اور اس پہ جو ہم سے 5 جملے مانگا جائے یا 6 جملے مانگا جائے تو اس کو ہم کیسے سوال کے جواب کو ہم لکھیں گے۔ اب ہمارا سوال ہے وہ ہے طویل سوالات۔ طویل سوالات میں یہ ہے کہ سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ سراج کی ماں اپنے بیٹے کے گھر اکتاہٹ اس لیے محسوس کرنے لگی کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جہاں ان کے بیٹے سراج اور ان کی بہو عرفانہ رہا کرتی تھی وہاں وہ چلی گئی۔
जाने के बाद वहाँ गई तो उनके बेटे और बहू ने ये कह दिया था कि आपको कुछ काम नहीं करना है, आप आराम कीजिए, हमें खिदमत करने का मौका दीजिए। सुबह से शाम तक उनकी माँ का काम ये था कि चुपचाप खाना और आराम करना, कोई काम नहीं करना। और अगर वो कोई काम करने की सोचती कि अपनी बहू के हाथ को बटाएं और काम करना शुरू करती, तो उनकी बहू उन्हें मना कर देती कि आपको कोई काम नहीं करना है, बल्कि आपको आराम करना है, आप आराम करने के लिए आए हैं और आप हमें खिदमत करने का मौका दीजिए। तो इस तरीके से बैठना, खाना, सोना उनका एक मशगला बन चुका था, और इसी वजह से उनके अंदर एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी कि वो अपने आप को कैद कर ली है। लिहाजा इन्हीं बातों की वजह से वो अपने बेटे के घर उकताहट महसूस करने लगी, और फिर वो अपने बेटे के घर को छोड़कर फिर अपने पुराने आशियाने में आने का फ़ैसला कर लेती है। दूसरा सवाल हमारा यह है कि ज़ेरे निसाब अफसाना के आशियाना के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए। तो इसके मरकज़ी किरदार सिराज की वालिदा बरकत अली सिद्दीकी के बेगम ज़रीना बेगम है, वो इस कहानी के मरकज़ी किरदार है। बरकत अली सिद्दीकी चूँकि एक नौकरी करते थे, मुलाजिम थे, मुलाजिमत से सुबकदोश होने के बाद अब उनके बेटे सिराज की भी नौकरी लग चुकी है, और वो नौकरी की खातिर अपने बाल बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, बीवी के साथ वो दूसरे शहर में रहना पसंद कर रहा है, वहीं पर रह रहा है। अब उनके वालिद बरकत अली सिद्दीकी की मुलाजमत से भी शुबकदोशी हो चुकी है, तो उन्होंने ये सोचा कि अपने माँ बाप को अपने पास ले आते हैं बुलाकर, और लाने के बाद वो यहीं पर रहेंगे और उनकी खिदमत का हमें मौका भी मिल जाएगा, हम उनके साथ खिदमत भी करना शुरू कर देंगे। चुनांचा इनके वालिद गिरामी बरकत अली सिद्दीकी भी इससे मंजूर कर लेते हैं और अपनी बेगम ज़रीना बेगम के साथ जाने का फैसला कर लेते हैं। अब जाने के बाद जब वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ जाने के बाद इन्हें बिल्कुल तमाम काम से रोक दिया जाता है कि कुछ काम नहीं करना है, आपको खाना खाना है वक्त पर और फिर आराम करना है। बरकत अली सिद्दीकी चूँकि वो सुबह से शाम तक पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे वो अपने आप को उकताहट महसूस करने लगते हैं, और इनकी वाइफ जो होती है ज़रीना बेगम, ये भी उकताहट महसूस करती है वहाँ पर रहते रहते। अगर वो कभी कोई काम करने का सोचती भी होती थी तो उनके बहू इरफाना उसे मना कर देती कि आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको आराम करना है, आप यहाँ पर आए हैं आप आराम करने के लिए, न कि काम करने के लिए, आप हमें खिदमत करने का मौका दीजिए। ये अंदर से ये अपने आप में ये कमी महसूस कर रही थी कि हम यहाँ पर ऐसे जगह आ गए जहाँ पर मेरी कोई बादशाहत भी नहीं है, मेरी हुक्मरानी भी नहीं चल रही है। अपना घर होता तो वहाँ अपनी हुक्मरानी, अपनी बादशाहत होती है, ये तो बहू बेटे का घर है। लिहाजा वो अपने आप को ये तमाम बातें अंदर ही अंदर महसूस करना शुरू कर दी। उनके शौहर बरकत अली सिद्दीकी वो भी बेचैनी अपने अंदर से कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। एक रोज़ अपनी बेगम ज़रीना बेगम से कहते हैं कि मेरे बेटे और बहू का घर है, चुनांचा यहाँ पर हमें रहना दुरुस्त नहीं है, हम यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं आए, हम 2 साल नहीं रह सकते, हमें अपने घर वापस चलना चाहिए, और जब हम अपने घर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारा आशियाना होगा, पड़ोस के लोग होंगे, अच्छी अच्छी गुफ्तगू होगी, दिल लगी की बातें हुआ करेगी, लिहाजा हमें अपने घर चलना चाहिए। और जब हम अपने घर चले जाएंगे तो ये घर हमारा पराया थोड़ी ना है, ये तो हमारे बहू और बेटे का घर है, जो दिल चाहे यहाँ हम आ जाया करेंगे, और हमें अपने घर ही में रहना चाहिए, पुराने आशियाने में रहना चाहिए, वही हमारा अपना घर है, वहीं पर हमें सुकून मैसर होगा और वहाँ पर कुछ न कुछ हम करते हुए मालूम होंगे। ये सारी बातें सोच करके फिर वो अपने बहू और बेटे के घर से रुखसत होते हैं और अपने पुराने आशियाने में आकर अपनी ज़िंदगी के बकिया अय्याम को गुजारने की वो शुरुआत कर देते हैं। ये इस कहानी अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार हैं। उसके बाद हमारा सवाल ये है कि अफसाने के इर्तका का जायज़ा लीजिए। जो अफसाना है, ये अफसाना सनफ़ अफसाना की बुलंदी और इसके उरूज व इर्तका के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इसके उरूज व इर्तका के बारे में जायज़ा लीजिए। तो इस सवाल का जवाब हम लिख करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से देंगे। सवाल हमारा ये है कि अफसाना के इर्तका का जायज़ा लीजिए। तो जवाब हम इस तरीके से देंगे कि आम तौर से मुख्तसर किस्सा कहानी को अफसाना कहा जाता है। आम तौर से मुख्तसर किस्सा कहानी को अफसाना कहा जाता है जिसमें ज़िंदगी इख्तिसार के साथ समा जाए। सज्जाद हैदर यल्दरम ने उर्दू में सबसे पहले अफसाने की बुनियाद डाली, और जब प्रेमचंद के अफसाने सन 1907 ईस्वी में मंजर आम पर आए, खुसूसन सोज़े वतन के उन्वान से उनका पहला मजमुआ
तो उस वक्त उर्दू अफसाने ने अपने इर्तिका में एक नई परवाज़ भरी, और उर्दू अफसाने की उम्र सिर्फ 1 सदी की है, लेकिन इस सनफ ने इतनी तरक्की कर ली जिसकी वजह से उर्दू नस्र का दामन बहुत वसी हो गया। इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब देंगे। दूसरा हमारा सवाल है, वो सवाल ये है कि निगार अजीम की अफसानवी खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब हम इस तरीके से देंगे कि उर्दू के ख़वातीन अफसाना निगारों में निगार अजीम की शख्सियत नहायत अहम है। वो अपने फ़न की पुख्तगी में कभी कभी इस्मत चुगताई, जिलानी बानो और शकीला अख्तर के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। निगार अजीम अपने अफसानों में ख़वातीन के मसाइल को भी बड़े हौसला के साथ पेश किया है। फन की कसौटी और मियार से अगर देखा जाए तो निगार अजीम के अफसाने किसी भी मुआसिर खातून के अफसाना निगारों से कम नहीं है। इस तरीके से इस सवाल का जवाब हम देंगे और इन तमाम बातों को अपने जहन में बिठाकर हम याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिसका हमें जिद बनाना है, मतलब अपोजिट बनाना है। अब हमारा सवाल इसमें यह है कि मंदरजा जेल अल्फाज की जमा बनाइए। जो अल्फाज दिए गए इसके हमें जमा बनाने को कहा जा रहा है, तो जमा हम इस तरीके से बनाएंगे कि पहला है जिद, इसकी जमा हम बनाएंगे अजदाद। दूसरा है खिदमत, इसकी जमा खिदमात। तीसरा है मौका, इसकी जमा मवाक़े। चौथा है मसअला, इसकी जमा मसाइल। पांचवा है मंजिल, इसकी जमा मनाजिल बनाएंगे। इस तरीके से इन सवालात के जवाबात को हम हल करेंगे। ये सारी बातें हैं, आप मुताला करके अपने जहन में महफूज करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान सारी बातें आपके जहन में जब महफूज हो जाएंगी तो ये बातें आपके इम्तिहान में काम आएंगी। अगर आप मेरे चैनल को पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर आने वाले चैप्टर को हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।